they are going to meet. There is a superposition of the two SHMs. So we are going to start with a new topic of composition of two SHMs having same period and same path. दो SHMs हैं, वो जब एक दूसरे के साथ उनका जब सुपरपोजिशन होता है, मींस जब वो एक दूसरे को एड अप होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर प्रूफ. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ टू SHM हैविंग, हम लोग पीरियड उनका सेम ले रहे हैं और जो पाथ है, जिस पाथ से वो मीट करने वाले एक दूसरे को, वो हम सेम लेने वाले हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. ऊपर नीचे जा रहा है वो है क्या? एग्जैक्टली, जिस पाथ से वो आने वाला. फॉर एग्जाम्पल एक ये पाथ है, दिस इज x1, और वहीं से दूसरा पाथ आ रहा है, दूसरा SHM आ रहा है x2, और ये दोनों एक दूसरे को ऐड होके एक रिजल्टेंट देने वाले हैं x1 प्लस x2, दैट विल बी x. मतलब ये जो आपका SHM होता है, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. अगर याद हो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. किसी को याद है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? याद है किसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है कि अगर दो वेक्टर्स है y1 और y2, दो डिस्प्लेसमेंट्स है, अगर आप उनको ऐड करो और आप उनका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इट इज सिंपली एन वेक्टर एडिशन ऑफ द टू पार्टिकल्स, वेक्टर एडिशन ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि SHM सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्सेस होते हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंटली वो ऐड होता है. पहला वाला ऐसा बिहेव करेगा कि दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा वाला ऐसा बिहेव करेगा कि पहला वाला एग्जिस्ट नहीं करता, और सिंपली इन दोनों का एडिशन होता है, एंड द रिजल्टेंट विल बी y1 बार प्लस y2 बार. दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो विद द हेल्प ऑफ अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कंपोजिशन देखने वाले हैं, एडिंग देखने वाले हैं दो SHMs की. And what we will find the resultant displacement. कि अगर x1 is the one displacement of first SHM, x2 is the displacement of second SHM, तो अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो resultant जो displacement आएगा that will be simply vector addition of the two, that is x1 plus x2. Hope you are clear what I am trying to say. But यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोग जो टाइम पीरियड कंसीडर करने वाले हैं वो सेम कंसीडर करने वाले हैं. मतलब जितना SHM का टाइम पीरियड, जितना x1 का टाइम पीरियड है, उतना ही x2 का भी टाइम पीरियड है. दोनों को जो पीरियड रिक्वायर है, व्हाट इज टाइम पीरियड? पीरियड इज दैट आफ्टर व्हिच योर SHM रिपीट्स इटसेल्फ. तो अगर इसको ये 2 पाई में रिपीट होता है तो ये भी 2 पाई में रिपीट होगा, और दोनों सेम पाथ से आ रहे हैं. सो इफ दे ऐड ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 plus x2. It will be a vector addition of x1 plus x2. यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो बताता है कि अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम टू SHMs का डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी सिंपली वेक्टर एडिशन ऑफ x1 plus x2. वेक्टर एडिशन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है व्हाइल राइटिंग दिस SHMs. अगर याद हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो अलग तरीके से लिखा जाता है, दोनों सेम पाथ में आ रहे हैं तो उनको अलग तरीके से लिखा जाता है. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. लेट्स गो अहेड. लेट अस कंसीडर that a particle is subjected to two SHMs. एक पार्टिकल है, उसको दो SHMs simultaneously प्रोवाइड किया जा रहा है. ओके, द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM. एक x1 का डिस्प्लेसमेंट दिया गया, फिर x2 का डिस्प्लेसमेंट दिया गया. सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट? और इसमें हम क्या कंसीडर करने वाले हैं कि ये जो भी SHM प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस इनको प्रोवाइड किया जा रहा है. हेलो, या आया रुकाया. Let's go ahead. Consider a particle is subjected to 2 SHM. एक पार्टिकल को 2 SHMs प्रोवाइड किया जा रहा है. वन विद द डिस्प्लेसमेंट x1. एक ही पार्टिकल है, उसको 2 SHM दिया जा रहा है. एक x1, एक टाइम पे वो x1 डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है
और दूसरे टाइम में वो x2 डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है. सो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा? लेट द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x1 is equals to a1, amplitude is different. Okay, x1 is equals to a1 sin of omega t plus phi 1. मैंने फेज कांस्टेंट अलग रखा है, टाइम पीरियड इज सेम बट फेज कांस्टेंट जो है वो दोनों का अलग अलग रखा है. एंड द सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दैट वी आर क्रिएटिंग टू द सेम पार्टिकल विथ अनदर एम्पलीट्यूड a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2. अब यहाँ पर दोनों का मैंने फेज कांस्टेंट अलग लिया है बट दिस एंगुलर वेलोसिटी और जो टाइम है ये मैच हो रहा है. होप यू आर क्लियर. सो वी आर सब्जेक्टिंग अ पार्टिकल विथ टू SHMs. पहला डिस्प्लेसमेंट इज दिस, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट उसका SHM, दूसरा जो SHM परफॉर्म किया गया इज दिस. अगर इन दोनों का एडिशन निकाला जाए व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा ये दोनों SHM के बाद व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. एंड सो दिस पर्टिकुलर SHM it follows the superposition principle, hence the resultant displacement of that particle. एक बार x1 का डिस्प्लेसमेंट दिया गया, दूसरी बार में x2 का दिया गया, तो ऑलरेडी x1 था, दूसरी बार x2 दिया गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्प्रिंग क्या आएगा? इट इज जस्ट एन, इट फॉलोज इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो इट इज जस्ट एन वेक्टर एडिशन ऑफ x1 प्लस x2. ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जस्ट वेक्टर एडिशन होगा x1 और x2 का. मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रहा है वो x2 ऐसा बिहेव करेगा कि x1 है ही नहीं और x1 ऐसा बिहेव करेगा कि x2 है ही नहीं. दे विल बी सिंपली एडिशन ऑफ दिस टू, x1 प्लस x2. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जब हमने ये दो SHMs परफॉर्म करवाए एक ही पार्टिकल को, ओके, तो पहले टाइम में हमने एम्पलीट्यूड a1 रखा साइन ऑफ ओमेगा टी और पहले टाइम में जो फेज कांस्टेंट है वो phi 1 रखा है. दूसरी बार में हमने एम्पलीट्यूड a2 रखा और जो फेज कांस्टेंट रखा है वो phi 2 रखा है. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर स्प्रिंग, अगर मैं लेट अस कंसीडर कि वो स्प्रिंग है जिसको मैं दो बार SHM परफॉर्म कर रही हूँ. पहली बार में मैंने जो डिस्प्लेसमेंट रखा वो x1 का रखा, पहली बार जब उसको खींचकर रिलीज किया. दूसरी बार जब मैंने उसको खींचकर रिलीज किया सो डिस्प्लेसमेंट मैंने x2 रखा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपल एडिशन ऑफ दिस x1 प्लस x2. इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं कि जब दो चीजें इस तरीके से ऐड होती हैं कि पहला वाला ऐसा एज्यूम करता है कि दूसरा वाला नहीं है और दूसरा वाला ऐसा एज्यूम करता है कि पहला वाला नहीं है, सो इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं. ओके, यही सेम प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते समय भी निकाला जाता है. ओके, सो दिस प्रिंसिपल, दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय योर SHM. सो x बार इज इक्वल्स टू x1 बार प्लस x2 बार. अब मुझे पता है x1 क्या है और x2 क्या है. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. सो x इज इक्वल्स टू x1 क्या है? a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi 1 और x2 क्या है? a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi 2. मींस जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो एडिशन होगा इन दोनों का. Now let's go ahead with the trigonometric formula. X is equals to, अब a1 sin of omega t plus phi 1 है, this is a2 sin of omega t, sin of a plus b, sin of a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे. It will be simply, when you will go for it, it will be simply a1, फर्स्ट वाले पे अप्लाई कर रही हूँ, a1 sin of omega t cos of phi 1 plus a1 cos of omega t sin of phi 1. sin a cos b, cos a sin b का फॉर्मूला लग जाएगा. sin of a plus b, sin a cos b, cos a sin b. वही सेम फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होगा. सो दिस विल बी a2 sin of omega t cos of phi 2 plus a2 cos of omega t sin of phi 2. इस पे भी मैंने sin of a plus b का फॉर्मूला लगाया, ये इक्वेशन आया. इस पे मैंने sin of a plus b का फॉर्मूला लगाया, ये इक्वेशन आया. अब हम क्या करेंगे, sin वाले टर्म्स को साथ में लेते हैं, cos वाले टर्म्स को, ये जो sin ओमेगा t है ये टर्म को साथ में लेते हैं, cos ओमेगा t वाले टर्म्स को साथ में लेते हैं. आपका इक्वेशन बन जाएगा x is equals to, we are going to find a resultant displacement after
the displacement which is produced in the first SHM is x1 and in the second SHM is x2. So the resultant displacement because of this x1 plus x2 वो हम find out करने वाले हैं. So let's go ahead. Sin of omega t वालों को साथ में लेते हैं, cos of omega t वालों को साथ में लेते हैं. Okay, keep it in mind. मैं डेरिवेशन सिखा रही हूँ, मैं कहीं पर भी बीच में पूछूंगी, दिमाग मिस हुआ मैं वापस रिपीट नहीं करने वाली है. So please concentrate. Okay, so sin of omega t वालों को साथ में लेंगे और cos of omega t वालों को साथ में लेते हैं. यहां से क्या करोगे, sin of omega t कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, it will be a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में cos omega t कॉमन हो जाएगा इन दोनों में. So it will be, यहां से क्या बचेगा, a1 sin of phi 1 प्लस a2 sin of phi 2. अगर यहां से ध्यान दो तो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन एंगल है, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन एंगल है, एंड दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. ये phi 1 इज अ फेज कांस्टेंट, मतलब दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू. एम्पलीट्यूड ऑफ x1 इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ x2 इज कांस्टेंट, मतलब ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, ये पूरा ये पार्ट जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको सिंस cos phi 1 is a constant value, cos phi 2 is a constant value, sin phi 1 is going to be a constant value, sin phi 2 is going to be a constant value, because phi is a constant value, phi is phase constant. अगर याद हो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जो आपने स्टार्टिंग में दे दिया वही हमेशा वो एग्जिस्ट करता है. फेज हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, बट फेज कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है. सो दिस टोटल पार्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस टोटल पार्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा लिखने के बदले हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं. सो वी विल राइट एज this a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2 can be written as a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2 can be written as r cos of delta. मतलब this will be, this delta is the resultant angle of this phi 1 and phi 2 and this r is the resultant amplitude. Okay, delta is the resultant angle and r is the resultant amplitude. ये हम आगे निकालेंगे कि resultant amplitude का फॉर्मूला क्या आएगा. So just we are substituting a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2 by r cos of delta, where ये r जो है ये resultant amplitude है और delta जो है वो resultant angle है. इन दोनों को हम लास्ट में फाइंड करेंगे कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ a1 और a2 ये r कैसे निकाला जाता है और विद द हेल्प ऑफ phi 1 एंड phi 2 डेल्टा कैसे निकाला जाता है वो हम लास्ट में देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. जैसे हमने r cos of phi 1 और r cos of phi 2 को सब्स्टिट्यूट किया, वैसे सॉरी a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2 को r cos delta सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही a1 sin of phi 1 plus a2 sin of phi 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं r sin of delta से. अगेन r is the resultant amplitude and delta is the resultant angle. So r को और डेल्टा को हम लास्ट में देखेंगे कि फाइंड कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ a1 a2 एंड phi 1 phi 2. बोलो मैम. ये बस ये कांस्टेंट के बाद ये जो दो स्टेप एक बार फिर से बताओ ना मैम, जरा नेट प्रॉब्लम हो गया था. ओके आयुष, हमने क्या किया है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हमने इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज r cos of delta, जिसमें r इज नोन एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड डेल्टा इज नोन एज रिजल्टेंट एंगल. अब ये r जो है वो एम्पलीट्यूड के हेल्प से कैसे निकाला जाता है वो हम लास्ट में देखेंगे, और डेल्टा जो रिजल्टेंट एंगल है वो phi 1 और phi 2 से कैसे निकाला जाता है ये भी हम लास्ट में देखेंगे. वैसे ही a1 sin of phi 1 plus a2 sin of phi 2 को मैंने r sin of delta से रिप्रेजेंट किया है. तो r अगेन इट इज एन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अगेन इट इज एन रिजल्टेंट एंगल. सो कैसे हम a1 a2 से r को निकालेंगे और कैसे हम डेल्टा को phi 1 phi 2 से निकालेंगे, दिस वी विल बी कैलकुलेटिंग इन लास्ट. सो होप यू आर क्लियर व्हाट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर. इसकी जगह पे r cos delta सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और इसकी जगह पे r sin delta सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट इक्वेशन. देन योर इक्वेशन बिकम्स
for the resultant displacement, it is x is equals to r sin of ओमेगा t cos डेल्टा. मैंने वो जो पीछे पार्ट था उसको मैंने क्या किया है, ये जो पार्ट था here everyone, this I am replacing by r cos delta. ओके सो मैंने सिंपली लिखते वक्त क्या कर लिया, साइन ऑफ r को साइन ऑफ ओमेगा टी से पहले रख लिया और cos ऑफ डेल्टा को यही रखा है. क्लियर विद द थिंग्स. सो दिस सिंपली बिकम्स r साइन ऑफ ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस r cos ऑफ ओमेगा टी साइन डेल्टा. होप यू आर क्लियर. किसी को इस स्टेप में कुछ इश्यू है? शुड आई गो अहेड? आगे जाऊं? लेट्स गो अहेड. x इज इक्वल टू, प्लीज अगर यहीं पर प्रॉब्लम है तो यहीं पर पूछो कि मैम ये cos डेल्टा, r cos डेल्टा कैसे आया, r sin डेल्टा कैसे आया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट क्लियर करो. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दिस r कॉमन. ओके अब मैं इस r को कॉमन करूंगी. सो आई विल गेट द इक्वेशन एज साइन ऑफ ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन ऑफ डेल्टा. अगर ये देखो तो ये वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, साइन ए cos b cos a sin b. So again this equation becomes x is equals to r sin of a plus b, that is omega t plus delta. So this becomes the resultant amplitude, resultant displacement of two SHMs performed on a single particle. So x1 plus x2 का अगर आप resultant निकालोगे तो resultant displacement is given by r sin of omega t plus delta. Hope you are clear everyone. This is sin a cos b cos a sin b, that is sin of a plus b. So your resultant displacement is given by the formula r sin of omega t plus delta, where delta is the initial phase जो phi1 और phi2 की वजह से आया है और r is the resultant amplitude जो a1 और a2 की वजह से आया है. Okay, now let's try to find out. See, keep it in mind कि always we are keeping the time period. जो टाइम पीरियड रखा था वो दोनों x1 और x2 का सेम था, भले एम्पलीट्यूड अलग रखा हो, फेज कांस्टेंट अलग रखा हो, बट टाइम पीरियड जो है वो सेम है. टाइम पीरियड अलग रखने से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया. आपका जो परफेक्ट एंगुलर डिस्प्लेस, जो आपका एंगुलर डिस्प्लेस, सॉरी, हेलो मिस हाँ, अगर बोलो हमने एम्पलीट्यूड और सिर्फ एम्पलीट्यूड और मतलब एम्पलीट्यूड को अगर चेंज किया है तो फिर उसका पाथ दोनों सेम कैसे रहेगा? एम्पलीट्यूड को सेम चेंज किया है ना. एम्पलीट्यूड क्या है अमन? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही एम्पलीट्यूड है ना. तो एक को अगर समझो 3 सेंट पहली बार जब डिस्प्लेस किया तो जो डिस्प्लेसमेंट किया पहली बार से समझो वो x1 है ना. तो उसका जो मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रखा, लेट अस कंसीडर वो 3 सेंटीमीटर का ही रखा, और दूसरी बार में जो मैंने रखा लेट अस कंसीडर कि वो मैंने 4 सेंटीमीटर का रखा, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया. हाँ तो फिर मिस दूसरा वाला वेव थोड़ा और ऊपर जाएगा ना? जाएगा, दूसरा वाला वेव जाएगा, बट वो अपने आप को रिपीट करने का जो इंटरवल रखेगा ना, हाँ वो सेम ही रखेगा, वो सेम रखेगा, बाकी कुछ नहीं. दोनों का एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, दोनों का ऐसे वेव्स, तो दोनों का पाथ अलग हो जाएगा ना, उसका थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसका थोड़ा नीचे है. पाथ वो होता है जिसपे वो आगे पास आउट होता है, दैट इज पाथ. पाथ ये नहीं है इसका, दिस इज नॉट द पाथ. तो पाथ ये होता है जिसपे वो आगे की तरफ बढ़ता है, दिस इज द पाथ. मिस वो टाइम वाला एक्सिस रहता है ना? एग्जैक्टली. सो उसी पे तो वो डिस्टेंस कवर करेगा ना. अरे अमन, यू आर टेकिंग द थिंग्स, लेट अस कंसीडर. मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ एक ही बार में. लेट अस, ये मेरा स्प्रिंग है. हाँ. पहली बार में मैंने क्या किया, इसी डायरेक्शन में इसी पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, वो मेरा x1 हो गया. दूसरी बार में मैंने इसी डायरेक्शन में वापस डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, वो x2. तो दोनों का पाथ जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है वो सेम है ना. मतलब एक ही डायरेक्शन में. एग्जैक्टली, एक ही डायरेक्शन. मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दे आर इन द सेम डायरेक्शन. हाँ. एंड द रिजल्टेंट विल बी x1 plus x2. वही चीज तो मैंने पीछे भी दिखाई थी. ओके समझ गया. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके,
Fine. Let's go. So the resultant is given by x1 plus x2, and in sine terms it is given by r sine of omega t plus delta, where r is known as your resultant amplitude, that is because of a1 and a2, and this delta is the initial phase, that is because of phi1 and phi2. Let's try to calculate this r. अब ये r calculate करता है. Okay, let's go ahead with the r. Now, when we go ahead with the r, अगर आपको याद हो कि वेक्टर एडिशन में आप कभी भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अगर आपको स्केलर एंड वेक्टर याद है, किसी को स्केलर एंड वेक्टर, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट वाज अ मॉड स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2. स्केलर वेक्टर में आपने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखा है. सो उसी तरीके से दिस r वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. हाँ, ओरिजिन इज सेम फॉर बोथ, रख सकते हो, ओरिजिन इज सेम फॉर बोथ. एक ही पार्टिकल पे हम दो बार एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं. स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, लेट अस कंसीडर दैट वी आर परफॉर्मिंग इन एसएचएम ऑन द सेम पार्टिकल. सिर्फ इतना कंडीशन लिखा है कि दोनों का टाइम पीरियड इज सेम, बट एम्पलीट्यूड फेज दैट वी आर कीपिंग इज डिफरेंट. ओके, लेट्स गो अहेड. नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है कि आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे? किसी को तो याद है स्केलर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे? दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करते थे, फिर रूट ले लेते थे. करेक्ट है? तो वैसे ही हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे. मुझे पता है कि मैंने पीछे a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2 को r cos डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, और a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 को मैंने r sin डेल्टा से कैलकुलेट किया था. मतलब ये जो टोटल r आएगा वो कैसे आएगा? दिस टोटल r विल बी अंडर रूट ऑफ r sin डेल्टा का स्क्वायर प्लस r cos डेल्टा का स्क्वायर. r sin ऑफ प्लस r cos ऑफ का स्क्वायर लेके अंडर रूट निकालते हैं, इससे आपको r का मैग्नीट्यूड मिलता है. दिस यू हैव लर्नड इन स्केलर एंड वेक्टर्स. इसलिए मैंने कहा कि इट इज सिंपली एंड वेक्टर एडिशन. सो इसीलिए वेक्टर एडिशन में हम मैग्नीट्यूड निकालते वक्त क्या करते हैं, हम उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उनको ऐड करते हैं और रूट निकाल लेते हैं. सो वी गेट द r. ये प्रूफ आपने स्केलर वेक्टर में किया है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट r इन द टर्म्स ऑफ a1 एंड a2. इस r को जरा a1 a2 के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं. लेट्स गो अहेड. And I'll change the page. This we are trying to calculate the magnitude of r. Magnitude निकालने के लिए क्या करते हो? कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हो और उसका रूट निकालते हो. अगर कभी भी आपको दो वेक्टर्स दिया है और उसने बोला कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, तो आप क्या करोगे? वो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर निकालोगे, उनको ऐड करोगे और उनका रूट ले लोगे. You will get the magnitude of that particular vector. Okay, so let's go ahead. Let's try to calculate the r in the terms of amplitude, that is a1 and a2. So अभी हमने देखा what was r. r was under root of r sin delta का स्क्वायर plus r cos delta का स्क्वायर. This is how we calculate magnitude. Let's go ahead. Taking square, r square is equals to r sin delta the whole square plus r cos delta the whole square. Okay, now resubstitute it. r sin delta क्या था हमारा? What was r sin delta? r sin delta was a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2, पीछे से लिया है, the whole square. Correct. प्लस r cos डेल्टा क्या था हमारा? a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2 the whole square. ओके, अब इन पे a plus b the whole square का फॉर्मूला डालते हैं. r square is equals to, this will say the first one becomes a1 square, first one becomes a1 square sin of phi1 square
प्लस 2 टाइम्स a1 a2 साइन ऑफ फाई वन साइन ऑफ फाई टू, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, प्लस a2 स्क्वायर साइन ऑफ फाई टू स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले पे लग गया, दूसरे वाले पे लगाते हैं, प्लस अब इस पे लगा रही हूँ a1 स्क्वायर cos of phi 1 square plus 2 times of a1 a2 cos of phi 1 cos of phi 2 plus a2 square cos of phi 2 square. अब क्या करते हैं, a1 वाले कंपोनेंट्स को और a2 वाले कंपोनेंट्स को साथ में लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेते हैं. अब अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एडिशन होंगे, a1 sin 1 square plus a1 sin cos phi 1 square. So this will simply become r square. यहाँ से a1 कॉमन लिया. होप समझ में आ रहा है चीजें कैसे जा रही है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई मैथमेटिकल स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क. अब मैं थोड़ा कैमरा पीछे करो ना. फोकस करूं कैमरा? हाँ मिस, नहीं फोकस की जरूरत तो नहीं है. चीजें क्लियर है? हाँ मिस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I go ahead? Yes. Okay, that's fine. अब क्या करेंगे, a1 वालों को साथ में लेंगे, a2 वालों को साथ में लेंगे और a1 a2 वालों को साथ में ले लेंगे. यहाँ से a1 स्क्वायर कॉमन किया, अंदर क्या हो जाएगा, साइन फाई 1 स्क्वायर प्लस कॉस फाई 1 स्क्वायर. a2 वालों को साथ में लेते हैं, a2 स्क्वायर कॉमन कर दो, साइन फाई 2 स्क्वायर प्लस कॉस फाई 2 स्क्वायर बराबर है, और ये वाले को साथ में ले लेते हैं. मिस साइन Plus 2 स्क्वायर times फाई of- वन है ना? सॉरी क्या हो गया, करेक्ट है. साइन स्क्वायर फाई वन है ना? कहाँ साइन स्क्वायर फाई 1 है? मतलब वो साइन स्क्वायर थीटा रहता है ना? हाँ सॉरी, बट यू कैन राइट इट इन दिस वे, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, वो एक्चुअली हम लोगों को आगे जाके वैसे लिखवाया जाता है, इसलिए ऐसी आदत हो गई है. 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, कॉमन में क्या आएगा, कॉमन में ये आ गया साइन ऑफ फाई 1 साइन ऑफ फाई 2 प्लस कॉस ऑफ फाई 1 कॉस ऑफ फाई 2. होप समझा है सबको क्या किया मैंने. a1 वालों को साथ में लिया, a1 स्क्वायर कॉमन किया, दिस प्लस दिस. a2 वालों को साथ में लिया, a2 स्क्वायर कॉमन लिया, दिस प्लस दिस. a1 a2 को बाहर लिया, दिस प्लस दिस. ओके, नाउ दिस बिकम्स 1 according to trigonometric ratio. This part becomes 1. This is sin square a plus sin square theta plus sin square cos square theta. That is 1. So your simply r square becomes, r square is equals to a1 square plus a2 square 2 times of a1 a2. Ab this is an equation of, this is a trigonometric equation of expansion of cos of phi 1 minus cos of phi 2. ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन है cos of phi 1 minus cos of phi 2 का, cos of a minus b का, sin a sin b cos a cos b. Okay, so your simply equation becomes r is equals to, r square था, r is equals to under root मिस of, फाई टू माइनस फाई वन भी ले सकते हैं ना? ले सकते हो, cos is a ओके positive ओके function, मिस. हाँ ले सकते हो. a1 square a2 square plus 2 times of a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. This is the resultant amplitude of your resultant displacement. Okay, hope you are clear till this. यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे जाऊंगी. कुछ ऐसा है, कोई स्टेप है जो आपको समझना है तो पूछ सकते हो. यहाँ से देखते जाओ, मैं चीजें रिव्यू कर रही हूँ सारा, मैं पूरा डेरिवेशन एक बार रिव्यू कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ. कहीं पर भी कुछ स्टेप पे प्रॉब्लम है तो वापस पूछ सकते हो कि मैम मैथमेटिकली कैसे आया है. ओके, लेट्स गो अहेड. हमने एक ही पार्टिकल पे 2 सेशन फॉर्म किए हैं विद अलग अलग डिस्प्लेसमेंट.
x1 एंड x2 दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, दोनों का फेज कांस्टेंट अलग है, बट दोनों का टाइम पीरियड हमने जो रखा है दैट इज आफ्टर सेम टाइम पीरियड दे रिपीट्स इटसेल्फ, ओके, और दे आर अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ रखने का यही रीजन था कि आप उसको सिंपली ऐड कर सको, क्योंकि आपके जो एसएचएम होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ रिजल्टेंट, सो जो बाकी के दो होंगे इट विल बी सिंपली मींस दे विल बी सिंपली एडिशन होगा added, but Added. there will be an vector addition. Vector addition means direction matter करता है, okay, so they will simply go for a vector addition, and by that vector addition you will get the resultant displacement or resultant part. If you talk in the terms of force, resultant force. If you talk in the terms of displacement, resultant displacement. So let's have a look on the full proof. This is what we done. मैं सारा रिव्यू करती जा रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ स्टेप्स. This was x1, this is x2 with different amplitudes and different phase constants. Then I have introduced sin of a plus b का formula and we got this equation. Then what we did, sin omega t वाले terms को साथ में लिया. This a1 cos of phi1, a2 cos of phi2. This part is a constant value because cos of phi1 will be a constant value. A1 will be a constant value. So this total part is a constant value. This omega t is not a constant value because with time it will change. Okay, so this is going to be a constant value. So we have substituted that constant value with this cos 1 with r cos delta and sin 1 with r sin delta, where r is the resultant amplitude and delta is the initial phase due to phi 1 and phi 2 of your resultant displacement. ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने आज जिसमें हमने r अभी कैलकुलेट किया है. उसके बाद व्हाट वी डिड, जैसे हमने ये इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी गॉट द इक्वेशन समथिंग लाइक दिस. ये r आप मल्टीप्लीकेशन है तो आप sin ओमेगा t r cos डेल्टा लिखो या r sin ओमेगा t. मयूरेश अभी तक मैंने डेल्टा नहीं सिखाया है बच्चा, रुक जा. r sin ओमेगा t. हाँ बोलो. लास्ट पेज का मैम लास्ट वाला दिखाओ ना, एक मिनट बस. हाँ आयुष में जा रही हूँ स्टेप वाइज. नहीं मैम, बस प्रीवियस पेज का लास्ट वाला एक बार देखना है. कौन सा लास्ट वाला? जो अभी जिस स्टेप से आप पीछे गई ना, वो पीछे वाला स्टेप को बताओ ना बस, वहां से बस. आयुष मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हाँ मैम, यहाँ तक समझा, अब आगे आगे. यहाँ तक समझा मतलब इसके आगे नहीं समझा? नहीं मैम, वो देखना चाहता था इसको एक बार, क्लियर नहीं था इक्वेशन, समझ गया, आगे जाओ. समझा? हाँ. Okay, let's go ahead. So your equation something becomes like this. यहाँ से r कॉमन किया, this becomes sin a cos b, cos a sin b, that is sin of a plus b. Your resultant displacement is given by the formula, by the equation r sin of omega t plus delta. Now let's go ahead and calculate the r. आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दो कंपोनेंट्स का? स्क्वायर करते हैं और उसको रूट डालते हैं. वो करने के बाद क्या गोइंग विद द नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम r कैलकुलेट करने वाले हैं. As substituted is sin delta and cos delta. उसके बाद a plus b the whole square का फॉर्मूला अप्लाई किया है. हमारा ये इक्वेशन ऐसा कुछ बना. a1 वालों को कॉमन किया है, ये साथ में आ गए. a2 वालों को कॉमन किया, ये साथ में आ गए. a1 a2 को cos साथ में किया, ये साथ में आ गए. आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया. ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आपका हो गया r square is a1 square plus a2 square 2 times of a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2, because this is cos of phi 1 minus phi 2. So your resultant becomes a1 square plus a2 square 2 times of a1 a2 cos of phi 1 plus cos of phi 1 minus phi 2. Hope you are clear. Let's go ahead and we will calculate delta now. अब delta calculate करते हैं. What we are going to do? हमको पता है we are going to divide r cos delta, r sin delta by r cos delta. हम r sin delta को और r cos delta को divide करेंगे. r sin delta was given by a1 sin of phi 1 plus a2 sin of phi 2, and r cos delta was given by, since we are dividing the two, a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. Sorry, this is delta. This got cancelled. Sin delta by cos delta is tan delta. So tan delta is equals to a1
sin of phi 1 plus A2 sin of phi 2 upon A1 cos of phi 1 plus A2 cos of phi 2. So delta is equals to tan inverse of A1 sin of phi 1 plus A2 sin of phi 2 upon A1 cos of phi 1 plus A2 cos of phi 2. So this is the delta value. समझा सबको क्या किया? Are you clear? Can I go ahead with the special cases now? डेल्टा के लिए स्पेशल केसेस पे जाऊं जरा, आर और डेल्टा के लिए. Should I go ahead? करना है, क्या हुआ? लिखना है. नहीं लिखना कुछ नहीं है, मैं पीडीएफ भेजूंगी. डोंट राइट एनीथिंग. मैं पीडीएफ भेजूंगी, आप पीडीएफ में आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, जैसे आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है. आपको पता है मेरा नोट्स इस तरीके से होता है कि यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ पेपर. सो ये सिर्फ फिलहाल आप समझो. लिखने के लिए आई विल सेंड यू द पीडीएफ्स. ओके, लेट्स गो अहेड. लेट्स टेक सम स्पेशल केसेस लेते हैं. फर्स्ट स्पेशल केस. सबसे पहला केस लेते हैं. फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट अस कंसीडर कि दे आर इन फेज. दे आर इन फेज का मतलब क्या है कि जितना एंगल आपका पहला एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उतना ही एंगल आपका दूसरा वाला एसएचएम भी परफॉर्म कर रहा है. मतलब जो फेज कांस्टेंट है दोनों के बीच में, वो दोनों का वैल्यू सेम है. मतलब कैसा? पहला वाला अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है. मींस phi 1 minus phi 2 किया, so that will be equals to 0. मतलब उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. दे आर इन फेज. इन फेज का मतलब है कि वो दोनों के बीच में देयर इज नो फेज लैग. दोनों के दोनों सेम फेज कांस्टेंट के साथ काम कर रहे हैं. मतलब अगर पहले वाले का 0 है तो दूसरे वाले का भी 0 है. इन फेज का मतलब होने का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है तो तुम्हारे फ्रेंड के पास भी 2 चॉकलेट है. ऐसा नहीं है कि चॉकलेट है ही नहीं, है, पर दोनों के पास सेम अमाउंट है. पहला वाला एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है तो दूसरा वाला भी एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है. अगर दोनों एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हैं तो मींस दे आर इन फेज. इन फेज का मतलब होता है कि उनके बीच में फेज कांस्टेंट, अगर उनका डिफरेंस निकाला फेज कांस्टेंट का तो वो 0 आएगा. इट विल बी अ 0. मतलब अगर इसके पास 5/2 है तो इसके पास भी कितना फेज होगा? 5/2. 5/2 minus 5/2 बिकम 0. दे आर इन फेज. तो फर्स्ट केस हमने ये लिया है कि दोनों एसएचएम के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 का है. दोनों का फेज कांस्टेंट सेम है. ठीक है. तो if phi 1 minus phi 2 is 0, cos of phi 1 minus phi 2 क्या आएगा? If I substitute this as 0, cos of 0 क्या आ जाएगा? 1. हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था? रिजल्टेंट was under root of a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. This whole terms becomes 1. So r is equals to, this will be a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2. ये टर्म पूरा 1 हो गया. अब अगर मैं ये a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, so r is equals to a1 plus a2 the whole square. Square and root got cancelled, so r is equals to plus minus, क्योंकि रूट निकालते तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, a1 plus a2 and this is maximum. जब आपके एसएचएम्स इन फेज होते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड जो जाता है, जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आता है वो मैक्सिमम आता है. मतलब इट इज एडिशन ऑफ a1 plus a2. ये आपको क्वेश्चंस आएगा, सीधा आपको वो एंट्रेंस में एक ही बात बोलेगा कि योर 2 SHMs परफॉर्म्ड ऑन अ पार्टिकल आर इन फेज. इन फेज में है तो उसका आर मैक्स निकालो.
So simply it will be addition of A1 plus A2. Total resultant R will be simply it is an addition of A1 plus A2. दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे से ऐड हो जाएगा और एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको रिजल्टेंट वेव में दिखेगा. जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड होगा A1 plus A2 टोटल एम्पलीट्यूड. दिस इज आर मैक्स. लेट अस कंसीडर कि अगर A1 और A2 एक दूसरे के बराबर है, दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने सेम रख दिया, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? सिंपली A1 plus A2 है, सो इट विल बी दैट इज इक्वल्स टू A. A1 की जगह पे A डालो, A2 की जगह पे A डालो, तो इट विल बी 2 times of A. होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. चीजें क्लियर है? देख लो एक बार ध्यान से. आर इन फेज का मतलब समझो कि फेज कांस्टेंट है, बट दोनों का जो फेज कांस्टेंट है वो सेम है, इसलिए आंसर उनके बीच का डिफरेंस है 0. जब इन फेज होते हैं उनका रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम होता है. Should I go ahead with the second case? मिस नीचे करो ना 2 मिनट 2 मिनट बस. Let's go ahead with the second case. मिस A1 is equal to A2 Is equals to A. मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम लिया तो. ओके ओके समझा. Okay, let's go ahead. Let's go ahead with the second case. अगर दोनों के बीच में, दोनों के फेज कांस्टेंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, मींस phi1 minus phi2 have a difference of 90 डिग्री. समझ लो एक मीन से शुरू हो रहा है, एक एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का. एक एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, एक मीन से शुरू हो रहा है, कोई भी एक, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाएगा? 90 डिग्री का. करेक्ट है? सो अगर phi1 minus phi2 is 90 डिग्री, cos of 90 क्या होता है? 0. करेक्ट? सो इक्वेशन बिकम्स, आर का इक्वेशन क्या था? A1 square plus A2 square plus 2 times of A1 A2 cos of phi1 minus phi2. phi1 minus phi2 कितना है? 90 डिग्री. See these are the cases. So cos of phi1 minus phi2 को लोग अलग भी कुछ दे सकते हैं. So we are just going for the standard cases. So cos of 90 is 0. ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा and it will be simply A1 square plus A2 square. This is the resultant. वहीं पे अगर A1 is equals to A2 is equals to A है, एम्पलीट्यूड अगर दोनों का सेम है, so your resultant will be what? A1 की जगह पे भी A डालोगे, A2 की जगह पे भी A डालोगे, so it will be A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, that is root 2 times of A. So this will be the resultant amplitude. ध्यान से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो. यहाँ तक के दोनों केसेस में कोई डाउट है तो पूछ लो. Then we will go ahead with the last case of this particular part. And if time permits, we will go ahead with the energy of an SHM. Should I go ahead? क्या मिस? Should I हेलो go ahead? मैम. आप पूछो. मैम का आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हाँ, I am not speaking anything. मैंने आपको हाँ हाँ छोड़. अब आ रहा है मैम. Okay. चीजें क्लियर है अभी तक? Should I go ahead with the last case? First case was they were in phase, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 0 आया. Second case they have a difference of 90 degree. मीन्स एक मीन से शुरू हो रहा है, एक एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, ऐसा केसेस ले सकते हो. एंड द थर्ड केस, if they are out of phase, अगर वो आउट ऑफ फेज है तो क्या होगा? आउट ऑफ फेज का मतलब होता है कि एक अगर ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा जाए, इस तरीके से. दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज. तो आउट ऑफ फेज में एंगल का कितने एंगल का डिफरेंस है? टोटल 180 के एंगल का डिफरेंस है. phi1 minus phi2, इस 90 वाला ऐसा रहेगा. ऐसा कुछ. एक यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा यहां से शुरू हो रहा है. समझा?
वो So नीचे जा your- रहा है। हाँ, एक जो है वो एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है और एक जो है वो 0 से शुरू कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल का डिफरेंस आएगा? 90। दैट्स व्हाट द पार्ट। मतलब एक एसएचएम जो है वो मीन से शुरू हुआ है और एक एसएचएम अगर एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, सो इन दिस योर फेज डिफरेंस बिकम्स 90। यहाँ पे देखो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये मीन पोजीशन में अगर तुम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का केस याद करो वैसा कुछ है। सो व्हेन दे आर आउट ऑफ फेस को समझने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, जरा उसको समझो। कभी तुमने पानी में ड्रॉप डाला है, एक स्टोन ड्रॉप किया है, तुमको कुछ ऐसा वेव्स दिखता है। अगर तुम किसी तरीके से जितना एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है उतना एनर्जी नीचे की तरफ भेज दो, तो यहाँ पर जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को माइनस कर देगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। दोनों के बीच में एंगल का कितना डिफरेंस आएगा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ है, दोनों के बीच में 180 का डिफरेंस है। सो यू विल गेट एम्पलीट्यूड एज 0, मींस 180 डिग्री पे आपका एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम होता है, मींस दे आर इन आउट ऑफ फेस। ये चीज आप बहुत बार पढ़ोगे, आप जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से ये केस आएगा कि जब क्रस्ट, अब वहां पे इसको क्रस्ट और ट्रफ के टर्म में जानने की कोशिश करोगे। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज क्रस्ट, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज ट्रफ। जब क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे पे पड़ेगा तो आपका आंसर 0 आएगा। तो मतलब एक ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, दूसरा उसको उतनी एनर्जी से नीचे की तरफ ढकेल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो व्हेन दे आर इन आउट ऑफ फेज उनका एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि एक उसको एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करने की कोशिश करता है, एक एम्पलीट्यूड को ऊपर की तरफ लेके जाता है, दूसरा उसको नीचे की तरफ लेके आता है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑन अ मीन पोजीशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? स्टूडेंट्स तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ या ना तो आंसर करो। आर यू देयर? Yes, miss. यस मिस। फाइनली तुम लोग का एक यस सुनने के लिए हमको कितनी बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है बच्चों? टीचर भी तो थोड़ा सा तो ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट करो, वी आर नॉट मशीन्स। सो अगर फेस डिफरेंस 180 का है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों के एम्पलीट्यूड में 180 का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी जो रिजल्टेंट होता है वो सबसे कम होता है। वो कैसे निकलता है वो देखते हैं। cos ऑफ 180 क्या होता है? व्हाट इज cos ऑफ 180? इज -1। So r is equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 cos of phi1 minus phi2. This whole is under root. So r is equals to cos of 180 क्या हो जाएगा? Cos of 180 is -1. So a1 square plus a2 square माइनस 2a1 a2। होप ये समझा ये माइनस कहां से आया। cos of 180 is -1। सो ये a minus b the whole square का फॉर्मूला बन गया। It simply becomes a1 minus a2 the whole square. So r is equals to plus minus of course a1 minus a2। अब अगर a1 is equals to a2 is equals to a है, so r is simply 0, means resultant amplitude will be 0। जितना एम्पलीट्यूड, जितना एक एसएचएम एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ लेके जा रहा है उतनी ही एनर्जी से दूसरा उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सो रिजल्टेंट वो जो पर्टिकुलर स्प्रिंग होगी वो मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ना ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ जाएगी, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। होप यू क्लियर। सो इन फेज है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 90 डिग्री है तो √2 टाइम्स ऑफ a if a1 is equals to a2 is equals to a, and if they are out of phase, so if they are out of phase they are given by plus minus a1 minus a2। this is all about your resultant amplitudes। कुछ डाउट है तो पूछ लो इस डेरिवेशन में। if you have any doubt please ask।